स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? उम्मीद है बढ़िया ही होगा, और उससे भी ज़्यादा उम्मीद है आप घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जिस कंपटीशन आईआईटी या नीट या एम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ये लॉकडाउन का सीज़न है तो क्लास हम लोग को ऐसे करना पड़ रहा है। तो मैं एसके नारायण और आपका ब्यूटीफुल प्यारा सा एक छोटा सा चैनल एसके नारायण। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बोर्ड पे देखिए। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का थर्ड लेक्चर, सेंटर ऑफ मास का थर्ड लेक्चर, और वीडियो है 4। हाँ, वीडियो 4 है। मैंने एक छोटा वीडियो बनाया 15 मिनट का या 18 मिनट का एक वीडियो मैंने बनाया था। लेक्चर 2 में हम लोग 9 क्वेश्चन तक गए थे। तो लेक्चर 2 का 2 क्वेश्चन था, आईआईटी का रिमेन क्वेश्चन था, बचा था, तो हमने वो कर लिया था। तो उसको मैंने लेक्चर 2 का ही एक और एडिशनल वीडियो बनाकर 10 मिनट 15 मिनट का मैंने उसे अपलोड कर दिया है। आप लोग देख लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन बताए हैं उसमें, एडवांस का क्वेश्चन था। पहला प्रश्न ये है कि आज क्या पढ़ाएंगे सर? फिर से सेंटर ऑफ मास। हाँ, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास छोटा सा चीज़ था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसका आपने पहला क्लास में इंट्रोडक्शन देखा होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर ही लेते हैं 5 मिनट। हम लोग बताए थे कि जो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो कहाँ का एक्सेलरेशन लेते हैं? किस पॉइंट का? सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन लेते हैं। हम वेलोसिटी मोमेंटम निकालते हैं, तो मोमेंटम हम कहाँ का लेते हैं? m इंटू बी। तो ये मोमेंटम निकालने के लिए वेलोसिटी कहाँ का लेते हैं? सेंटर ऑफ मास का। हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में पढ़ा रखा है, r डॉट सेंटर ऑफ मास क्या पढ़ा के रखा है हमने? सिग्मा mi i बराबर 1 से n अपॉन सिग्मा mi। ऊपर में मास और कोऑर्डिनेट या पोजीशन के प्रोडक्ट का समेशन, और नीचे सिर्फ मास का समेशन। हमने ऐसे करके nth पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला जाना था, और हमने 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 11 क्वेश्चन, सॉरी 9 नहीं 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हमने। पहले वीडियो में सेंटर ऑफ मास का 3 क्वेश्चन है, दूसरे वाले वीडियो में 4 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, और उसका एक और एडिशनल वीडियो मैंने बनाया 15 मिनट का जिसमें 2 क्वेश्चन है। अभी बहुत क्वेश्चन है, अबाउट 30 से 40 क्वेश्चन ओनली सेंटर ऑफ मास। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेन एडवांस नीट एम्स। 1 क्वेश्चन एवरी ईयर, 1 क्वेश्चन एवरी ईयर विल कम इन द क्वेश्चन पेपर। आपके पेपर में आएंगे, और बहुत ही सिंपल। अगर सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन अगर छोड़ देते हो तो फिर किसका क्वेश्चन बनाओगे? सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आसान होता है नॉर्मली, ठीक है। 3 पार्टिकल दे देगा एक सिस्टम में, बोलेगा सेंटर ऑफ मास निकालो। स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स में दे देगा। स्फीयर काटेगा, स्फीयर डालेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, यही सब। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग वीडियो को देखें। जो ना देखे हैं वो देख ले, पसंद आए तो लाइक भी करें, ठीक है, और जिन्हें धीरे लगे वो तेज करके देख ले। चलिए, तो हमने ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने ये सेंटर ऑफ मास का इम्पॉर्टेंस जाना था। सेंटर ऑफ मास का सबसे खास बात क्या था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट का पाथ क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है, जिसके चलते हम सारे पार्टिकल का पाथ का इंफॉर्मेशन उसके बारे में निकाल सकते हैं। ये सब पहला वीडियो की बात थी। आज का सवाल क्या है सर?
तो सर आज का सवाल है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी आज का हमारा टॉपिक है। रिजिड बॉडी जानते हैं आप लोग, रॉड, रिंग, डिस्क, स्फेयर, हॉलो स्फेयर, यही सब। तो ये तो हम पहले का वीडियो में भी बताए थे आप लोगों को, हम आप लोग को फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे। क्या बताया था याद है? नहीं याद है? नहीं खे याद हो? देखा नहीं खे याद तो अगर ये रॉड है, अगर ये रॉड है एल लेंथ का और सब यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म समझते हैं ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे किसी के अनुसार हो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो लेंथ के अनुसार हो, एरिया के अनुसार हो, वॉल्यूम के अनुसार हो। मास, अगर कोई रिजिड बॉडी होता है तो जो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यही तीनों में से किसी एक के कारण होता है। रॉड है, रिंग है तो लेंथ के अनुसार बटेगा, डिस्क है, हॉलो स्फेयर है तो एरिया के अनुसार बटेगा, और अगर सॉलिड स्फेयर है तो वॉल्यूम के अनुसार बटेगा। इस तरीके से बढ़ता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, पहला लेते हैं रॉड। अगर एल लेंथ का रॉड है, सिंपली अगर एल लेंथ का रॉड है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ? L/2, 0 पे ऐसे रखा है। तो अगर यही चीज ऐसे रखा रहता, एल लेंथ का रॉड, ठीक है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास 0, L/2। सेंटर ऑफ मास, अगर बॉडी यूनिफॉर्म होता है, अगर हमारा बॉडी यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब मास का बंटवारा बराबर, एक के लिए इतना तो इतना के लिए इतना, इतना लेंथ के लिए इतना मास, तो एक लेंथ के लिए, एक लेंथ के लिए कितना मास? तो 0, L/2 हो जाएगा। इसकी बात हमने पहले भी किया था। अगर रिंग है, क्या है? रिंग, R रेडियस का, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर हो जाएगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर हो जाएगा। अगर ER, 0 है मतलब 0, 0 है, ठीक है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर होता है। अगर ये रिंग ना रह के डिस्क होगा, डिस्क समझते हैं ना, बहुत सारा रिंग से बनता है डिस्क, बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनता है डिस्क। देखो ऐसे, ये तो काफ़ी अच्छा ड्राइंग बन गया ना। हो
ये डिस्क होता है। क्या होता है? डिस्क। इसके अंदर लाखों करोड़ों अनगिनतों रिंग है, सब रिंग कॉन्सेंट्रिक होता है। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास भी इसका सेंटर ही होगा। अगर ये ऑरिजिन मान लेते हैं तब नहीं r,0 होगा। ठीक है। अगर हम हॉलो सिलेंडर ले लें, हॉलो सिलेंडर समझते हैं? हॉलो सिलेंडर नहीं, हॉलो स्फेयर, इसको स्फेरिकल सेल भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है स्फेरिकल सेल तो बुझिएगा कि वो कह रहा है हॉलो स्फेयर का बात। उसका हिसाब किताब हॉलो स्फेयर से लगेगा। हॉलो का मतलब अंदर से खाली। इसका भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर। तो जितने भी यूनिफॉर्म बॉडी होते हैं, कौन बॉडी? यूनिफॉर्म बॉडी होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्फेयर, जितने भी यूनिफॉर्म बॉडी होते हैं, ठीक है, इसका भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर। अगर कोई कंडीशन ना दे, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आएगा कि एक रॉड है, उसका लेंथ L है, लेकिन उसका लीनियर डेंसिटी कोई रिलेशन या किसी इक्वेशन के साथ वैरी कर रहा है, उस केस में सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। अन्यथा जनरली नॉर्मली अगर कोई रॉड है जिसका लेंथ L है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? उसके बीच मिड पॉइंट पे। रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबका सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर होता है। ये सब यूनिफॉर्म केस होना चाहिए। यूनिफॉर्म बॉडी है। यूनिफॉर्म का मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? बराबर, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब इतना टोटल के लिए जितना, तो एक के लिए इतना, तो उतना के लिए उतना। अगर हमारे पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ मान लीजिए L है, मास M है, तो L लेंथ के लिए M, मास 1 के लिए M/L। यहाँ से एक एलिमेंट काटे dx, तो dx के लिए M/L, M dx/L। चमका कि नहीं चमका? चमका, M dx/L, ठीक है, हाँ कि ना? इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे मास किसके अनुसार बटा है? मास किसके अनुसार बटा? लेंथ के अनुसार। तो इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ा आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैट्स के वीडियो में भी पढ़े होंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन हो या सेंटर ऑफ मास हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल डायनामिक्स, हर जगहों पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए या रिजिड बॉडी के लिए, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी। इसी को बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। इसको कंटिन्यूअस बॉडी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा रहे मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, तो कोमा मत चल जाएगा, ठीक है, कोमा मत चल जाएगा। रिजिड बॉडी की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो बोलोगे सर ये इतना आसान था तो एक टॉपिक क्यों बनाया? अरे भाई आसान है तो आसान है। सबका सेंटर ऑफ मास जाना जरूरी है कि ज्योमेट्रिकली इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट, 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 इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इस सेंटर, ठीक है। तो ये सब का सेंटर ऑफ मास क्लियर है। अब देखो मैं क्यों पढ़ाऊँ इसको अलग से, हम इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं? अब अगर तुमसे कोई बोले कि तुम्हारे पास एगो तार था, बोलोगे ठीक है था तो था, बहुत था कर रहे हो ना। देखो
अब तार को सेमी सर्कुलर बेंड कर दिया तो कर दिया। अच्छा, तो सेमी सर्कुलर तार को बेंड कर दिया, सॉरी तार को सेमी सर्कुलर के शेप में बेंड किया। पहले तार ऐसा था, अब उस तार को बेंड करके ऐसे कर दिया। बोलेगा बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब ना बबुआ पड़ गए चक्कर में। अब बोलेगा बताओ सेंटर ऑफ मास, बोलोगे कौन सा बोल दे। अब सेंटर तो है नहीं, सेंटर ये था, ये सर्किल तो रहा नहीं, अब क्या होगा। तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास आपको निकालना सिखाएंगे, कैसे निकालते हैं। सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर प्लेट, ये दो का सेंटर ऑफ मास इन सब के अलावा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग डेराइव करेंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। वो तो पढ़ा रहे हैं बहुत दिन से, आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा सिंपल सा गणित है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पढ़ने बिना टाइम पास किए। इज दैट क्लियर। तो ये अपना सेंटर ऑफ मास है सारे जगह का, ठीक है। रॉड का, रिंग का, डिस्क। अगर कोई आपसे पूछे रॉड, रिंग, डिस्क, हाँ बिना कंडीशन लगाए, बिना कंडीशन लगाए मतलब बिना जो ये क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी। देखो तीन तरह का डेंसिटी होता है। लीनियर डेंसिटी आपको पता है, आपने चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ा, लैम्डा। और सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, हाफ समेशन, और तीसरा क्या था, क्यूबिकल डेंसिटी ना, क्यूबिकल डेंसिटी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अनुसार, लेंथ के, ठीक है। इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अनुसार, एरिया के। और इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम से। एल लेंथ के लिए एम मास, एरिया के लिए एम मास, वी वॉल्यूम के लिए एम मास। इसमें कौन कौन सा फिगर आ गया, रिंग और लेंथ, रिंग और रॉड, रिंग और रॉड। सरफेस डेंसिटी में कौन आ गया, डिस्क आ गया, हॉलो स्फेयर। क्यूबिकल में सॉलिड स्फेयर, ठीक है, जिसमें जिससे मास बढ़े। अब मान लो कह दे कि फलाना रॉड का कि जो लीनियर डेंसिटी है ना वो एक्स का फंक्शन है, लॉ। अब वहाँ पे जाके सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा। तो अगर हम लोग को निकालना आता है, ये तो ज्योमेट्रिकली हमको पता है, ये हमको ज्योमेट्रिकली पता है। एक चीज़ और हमको ज्योमेट्रिकली पता है, अगर दो पार्टिकल है, अगर m मास का है, m मास का है, दोनों के बीच का दूरी अगर d है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, d/2 पे। अगर यहाँ पर पार्टिकल m है, यहाँ पार्टिकल m2 है, अब d दूरी पे सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, याद है, m2 d/m1 + m2। अगर इसको ऑरिजिन मानते हैं तो, अगर m1 ऑरिजिन पे है तो निकाल के रखे थे ना, तो हमने पूरा एनालाइज करके रखा है। अब हम लोग थोड़ा सा रिजिड बॉडी को एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि अगर आ जाए तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक रॉड का मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी सब का भी वैसे निकलता है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। अरे सबका हमको सेंटर ऑफ मास पता है कि इस सब का सेंटर ही सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक रॉड का निकाल देते हैं, उसके बाद हमारे पास दो और होंगे, सेमी सर्कुलर वायर और एक सेमी सर्कुलर प्लेट। कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, हम लोग 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले। और उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास का, भी एक सेंटर ऑफ मास का एक टॉपिक और है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कब कंजर्व, कब नहीं कंजर्व, ऐसा कुछ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो चलो पहले इसको क्लियर करते हैं हम लोग। तो एक रॉड का पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ लेते हैं हम लोग डिस्क का, डिस्क नहीं क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर वायर का, और तीसरा पढ़ लेते हैं सेमी सर्कुलर प्लेट का, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक एलिमेंट का तो सेंटर ऑफ मास का बेसिक फार्मूला यही है, बस इसी फार्मूला पे लगाना है। समेशन है, वहाँ इंटीग्रेट करेंगे समेशन के लिए, समेशन जोड़ना। तो जब छोटे छोटे पार्टिकल ढेर सारे थे तो सबके सेंटर ऑफ मास और उसके मास का प्रोडक्ट करके सब कुछ जोड़ते थे। यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन क्या करता है, जोड़ता ही ना है, छोटा छोटा तो जोड़ेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन करके जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि रिजिड बॉडी है, वहाँ एक छोटा छोटा पार्टिकल हुआ करता था। एक सिस्टम है, बहुत सारे पार्टिकल है, तो सबके
सेंटर ऑफ मास और उसके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके निकाल दो। ठीक है, लेट्स सी, इतना नोट कर लीजिए, आईआईटी में काम आएगा। तो ठीक है, ये तो जान के अब देखिए हम पढ़ा क्या रहे हैं। एक रॉड का निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालना है। एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। अपने पास एक रॉड है, अपने पास रॉड है, मान लीजिए रॉड है, इसकी लंबाई L है। चलो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे रखा है, इसके एक एंड को ओरिजिन मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, L, 0। ठीक है, एट विच वी हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। वी हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? जाहिर सी बात है, अगर ये रॉड रखा है एक्स एक्सिस पे तो इसका सेंटर ऑफ मास भी जो लाई करेगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो हम उसी के साथ डील करेंगे। इसका वाई, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि रॉड ऐसे रखा है। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं यहीं पे होगा ना कहीं, तो वो कौन से एक्सिस पे होगा, एक्स। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन डीएम। डीएम क्या? डिफरेंशियल एलिमेंट का मास, जो काटोगे उसका मास, ठीक है, मास और गुना एक्स कोऑर्डिनेट उसका जो काटोगे, इंटीग्रेशन डिवीजन, कुछ ऐसा। ये फॉर्मूला लगाना होगा और जहां से बॉडी शुरू हुआ है जहां खत्म वहां से वहां इंटीग्रेट। ये रिजिड बॉडी का फॉर्मूला है, इसको एकदम नोट कर लीजिए। नो अदर ऑप्शंस। डीएम, वेयर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिफरेंशियल एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट हम इसमें काटेंगे उसका मास। ऐसे नहीं लिखो, लिखिए एकदम अच्छे से, मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट को काटा है जिसकी लेंथ dx और काटा है, तो उसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन से कुछ दूरी पे है ना, तो मान लीजिए x दूरी पे काटा है। ठीक है, ठीक है, x क्या है? x कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? और उसी का जो काटा जाएगा, डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम लोग जो काटेंगे, कभी भी कोई सॉलिड बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसमें एक पार्टिकल काटेगा। रॉड रिंग है तो पार्टिकल काटोगे, डिस्क है तो उसमें से एक रिंग काटोगे। ठीक है, अगर हॉलो स्फीयर है उसमें से भी रिंग काटोगे। ठीक है, अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसमें से डिस्क काटोगे, ऐसे कटेगा। ठीक है,
तो ऐसे काट के बनाते हैं ना, पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट को काटा। कौन सा एलिमेंट भाई? ये वाला, जिसकी लेंथ कितनी है? dx। इस रॉड का मास होगा ना कुछ, m मास है भाई, कैपिटल M ले लो। ये m किसका मास है? पूरे रॉड का। और l किसका लेंथ है? पूरे रॉड का। dx एलिमेंट काटे, और dx एलिमेंट जो काटे हैं उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? जैसे ये काटे हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट x, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, 0, x दूरी पे काटे हैं ना ऑरिजिन से। अब हम सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले इस dx जो काटा हुआ एलिमेंट है उसका मास निकालो, उसका मास निकालो भाई। तो l लेंथ के लिए m मास, यूनिफॉर्म रॉड है तो एक लेंथ के लिए m/l मास, तो dx लेंथ के लिए कितना मास? m dx अपॉन l। ठीक है, ये किसका मास निकल गया? ये dm का वैल्यू हो गया, dm का। dm क्या है? इसका मास, और इसका मास कितना है? m dx/l। इसका मतलब dm इक्वल टू m dx/l। इज दैट क्लियर? लगाओ फॉर्मूला। क्या है अपने पास फॉर्मूला? x सेंटर ऑफ मास का क्या है फॉर्मूला? dm x इंटीग्रल dm। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? 0 से l। dm का वैल्यू क्या है? dm इज अ मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, जो एलिमेंट काटे उसका मास कितना आया? m dx/l। पुट करो, इंटीग्रेशन 0 से l m dx/l। और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है? x ही है तो x लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से l m dx/l। नीचे तो बस dm लेना है ना, इंटीग्रेट कीजिए भाई। ऊपर से m/l कॉमन, तो हमारे पास आ गया x dx 0 से l। नीचे m/l कॉमन, कॉमन नहीं कांस्टेंट बाहर, कॉमन नहीं कांस्टेंट, m/l कट गया। x dx का इंटीग्रेशन x²/2 आता नहीं है, x²/2। dx का इंटीग्रेशन x, ये भी 0 से l। पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा कितना? l²/2 और नीचे आ जाएगा l। एक l से एक l कट गया, l/2। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आया कि नहीं आया? आया, वो तो हम बोल रहे हैं। एक एलिमेंट काटेंगे, उसका मास निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। अगर हमारा रिजिड बॉडी है, यूनिफॉर्म है, तो ऐसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। वाई तो से, और सेंटर ऑफ मास का वाई तो 0 होगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। यानी कि मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे कहीं पे ये l/2, 0, दैट इज अ सेंटर ऑफ मास द रॉड। ऐसे निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन हो जाए इस पे, नोट कीजिए। देखो एक क्वेश्चन है, रॉड का ही क्वेश्चन है। ए स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ L हैज़ वन ऑफ इट्स एंड्स, वो वाले सारे नोट कर लिए ना रॉड का डेरिवेशन, एकदम अच्छे से पाउस करके नोट कीजिएगा उसको। मैंने लिखने के बाद फिर तुरंत बिना पूछे मिटा दिया, उसको रोक के नोट करेंगे, समझेंगे। अब देखो यहाँ पे देखिए, एक रॉड है L लेंथ का, हैज़ वन ऑफ द इट्स एंड एट द ऑरिजिन, एक एंड ऑरिजिन पे है और दूसरा एंड x इक्वल टू L। इफ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज ax वेयर a इज कांस्टेंट, देन फाइंड द सेंटर ऑफ मास। देखो सब कुछ वही है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए क्वेश्चन ऐसा ही है ना, एक एंड ऑरिजिन पे
और दूसरा इंड x बराबर कहाँ है, l पे, तो l कॉमा 0, यही रॉड है। अब अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन रहता और बोलता बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ, तो चुपचाप बोलते कहाँ भाई, l/2 कॉमा 0, ऑप्शन भी है, टक टिक मारते। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इफ द मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे रॉड का मास किसके अनुसार बढ़ता है, लेंथ ना, तो मास पर यूनिट लेंथ वो ax है। अब इक्वेशन अब देखो भाई, लैम्डा बराबर दिया है ax, इस रॉड का मास m मान लेते हैं और लेंथ तो l दिया ही है, तब नहीं l कॉमा 0, एक इंड ओरिजिन दूसरा इंड x बराबर l है, तो l कॉमा 0 मतलब रॉड का लेंथ l, मास m मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो लैम्डा है m/l वो किसके साथ वैरी कर रहा है, x के साथ वैरी कर रहा है। जो इसका लैम्डा है, लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ जो है लैम्डा, वो x का फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। लैम्डा जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। मतलब जैसे देखो यहाँ वाले पॉइंट के लिए लैम्डा कुछ और, यहाँ वाले पॉइंट के लिए लैम्डा कुछ और। ये जो मान लीजिए ये पॉइंट है, मान लो ये l/2 है, क्या है, l/2, तो ये क्या लिखेंगे, x बराबर l/2, ठीक है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, a इंटू l/2, दैट इज al/2। अगर मान लो हम लेते हैं यहाँ के लिए, यहाँ 3l/4 है मान लेते हैं, यहाँ पे कौन सा 3, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, a गुना 3l/4, 3al/4। हर जगह लैम्डा क्या हो रहा है, जो मास पर यूनिट लेंथ है, जो मास पर यूनिट लेंथ है वो हर जगह पे क्या हो रहा है, वैरी, चेंज। रॉड के प्रत्येक पॉइंट पे जो लैम्डा है वो वैरी कर रहा है, अर्थात ये सेंटर ऑफ मास इसका नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग को बनाना पड़ेगा, कैलकुलस यूज करेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट काट लो, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट काट लिया, कितने लंबाई का, dx लंबाई का, और ओरिजिन से कितने दूरी पे, x दूरी पे, ठीक है। इसका मास कितना होगा, लैम्डा dx, ठीक है। dm मास का मैंने एक एलिमेंट काट लिया, ठीक है। dm मास ए डिफरेंशियल एलिमेंट, is cut, dm mass of differential element is cut of length कितना, dx। तो जो dm इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लैम्डा dx। जो इसका मास dm है कितना, लैम्डा। कैसे, l लेंथ के लिए m मास, एक लेंथ के लिए m/l मास, उसका लेंथ कितना है जो काटे हैं, dx लेंथ के लिए कितना मास, m/l dx। m/l को ही तो लैम्डा लिखते हैं, m/l क्या होता है, लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ इसी को ना बोलते हैं। तो कितना, लैम्डा dx। ये लैम्डा dx किसका मास निकल गया, इस dm का, किसका मास निकल गया, dm का, ठीक है। तो मास निकल गया, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, x पे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, x पे होगा ना। सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस पे होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम लोग डील करेंगे इसके साथ, x के साथ। लगाओ अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, x सेंटर ऑफ मास कितना होगा भाई, x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से l,
dm, तो dm इंटू एक्स, तो dm कितना है लेमडा dx और इंटू एक्स, ठीक है, बाई ये हो गया मास किसका, ये हो गया मास किसका जो एलिमेंट काटे, और x उसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि x दूरी पे काटे ना, ऑरिजिन से x दूरी पे काटे तो x उसका कोऑर्डिनेट, तो मास गुना कोऑर्डिनेट, ऊपर वाला काम हो गया और नीचे वाला सिर्फ होता कितना लेमडा dx। लेमडा का वैल्यू क्या दिया है ax, लेमडा का वैल्यू पुट कीजिए क्वेश्चन में क्या है ax, तो ax और एक ax स्क्वायर dx और नीचे ax dx, एक दोनों में से कांस्टेंट निकाल के बाहर काट दो, ठीक है, a कांस्टेंट ऊपर भी निकलेगा नीचे भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x3/3, जितना पावर उसमें एक जोड़ते हैं उससे डिवाइड करते हैं ना, और नीचे कितना x dx का x²/2, कहाँ से कहाँ 0 से l, 0 से l, पुट कीजिएगा लिमिट, ऊपर आएगा l³/3 और नीचे आएगा l²/2, l² से l³ कैंसिल 2l/3, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे बनाना है, अगर यूनिफॉर्म रॉड देता सिर्फ, और अगर ये लैम्डा वाला जो कंडीशन है जो क्वेश्चन में दिया है लैम्डा इक्वल टू ax, अगर ये ना दिया होता तब सेंटर ऑफ मास l/2, लेकिन यहाँ पे मास पर यूनिट क्या बोल रहा है कि ax से वैरी कर रहा है, किससे वैरी कर रहा है ax से, तो हम एक एलिमेंट काट लेंगे ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे dm मास का dx लेंथ का, dm उसका मास निकाल देंगे, अपना इंटीग्रेशन और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इंटीग्रेशन dm और उसका कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का x निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट, y निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट, अब बट्टा dm, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके l तक। क्लियर है, नोट कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेकंड नंबर, एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर, ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, बीच में खाली है, बीच में ऐसे खाली है, जैसे ये खाली दिख रहा है ना, ये खाली है, ठीक है। तार को ले लीजिए और तार को बना दीजिए सेमी सर्कुलर शेप का, वो वायर मतलब बीच में खाली, जो भी है बस यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सेमी सर्कुलर मान लीजिए r रेडियस का है, ठीक है, कितना r रेडियस का है, ठीक है। मान लीजिए मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा हमको, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, एलिमेंट तार है ना, तो तार रॉड के जैसा एलिमेंट काटना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट काटा, ठीक है, ये मान लीजिए डी थीटा एंगल है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक dl लेंथ का एक एलिमेंट काटा जिसका मास कितना है dm, मास है dm, ठीक है,
ए डिफरेंशियल एलिमेंट हमने तार का कोई एक काट दिया है, ठीक है, तार है ना ये वायर, उसका कोई एक पार्टिकल काट लिया। ए डिफरेंशियल एलिमेंट कितने मास का, ऑफ मास dm मास का, एंड लेंथ dl, उसका लेंथ कितना है dl। तो बताइए ये जो dl है उसको लिख सकते हैं r dtt, r, और ये जो एंगल बनाया यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना कितना d थीटा, तो r d थीटा, और मास कितना हो जाएगा dm मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इसका m है, रेडियस है r, टोटल मास किसका, पूरे वायर का टोटल मास m है और रेडियस है r, तो बांटोगे तो 2 पाई r, सॉरी पाई r ना, सेमी सर्कुलर है, पाई r लेंथ के लिए m मास, तो एक यूनिट के लिए लेंथ कितना m बटा पाई r हो जाएगा, पाई r लेंथ के लिए m मास, तो एक यूनिट के लिए कितना मास m बटे पाई r। तो यहाँ पे कितना लेंथ है dl लेंथ है, तो कितना हो जाएगा dl लेंथ के लिए कितना मास m, पाई r तो पहले से था एक के लिए गुना dl, और dl का वैल्यू कितना है, dl का वैल्यू r d थीटा, r कैंसिल, यानी कितना निकल गया m d थीटा बाई पाई। ये क्या निकल गया, मास, किसका मास, जो एलिमेंट काटे उसका मास, जो एलिमेंट हमने काटा उसका मास। अब जैसे ये एलिमेंट यहाँ कटा है तो इसका कुछ ना कुछ x और कुछ ना कुछ y होगा ना, पोजीशन, ये पोजीशन उसका y और ये पोजीशन x। अब ये कितना है भाई, ये है r, तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा r sin थीटा। तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा r cos थीटा r sin थीटा। सब कुछ क्लियर है। ये जो एलिमेंट कटा उसका पॉइंट कुछ ना कुछ x और कुछ ना कुछ y है ना, तो यहाँ पे x कितना ये और y कितना ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये r है तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, और अगर ये r है तो ये कितना हो जाएगा r sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट r cos थीटा r sin थीटा, कोई दिक्कत। चलिए अब निकालिए सेंटर ऑफ मास, पहले x निकालते हैं फिर y। अभी इसका सेंटर ऑफ मास के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि y वाला 0 होगा कि x वाला 0 होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं, इसलिए हम दोनों निकालेंगे, x भी निकालेंगे और y भी, शायद इस बार x ही 0 हो जाए y निकल जाए। चलिए ध्यान क्या रखना है, सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, ठीक है, dm गुना x कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन dm, और जहाँ से जहाँ इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन dm का वैल्यू m d थीटा बाई पाई, x पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है r cos थीटा, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री बन रहा है तो इतना दूर यहाँ तक कितना डिग्री बन जाएगा 180, यानी इसको 0 से पाई इंटीग्रेट कर देंगे। नीचे इंटीग्रेशन सिर्फ dm का वैल्यू लेना है m d थीटा अपॉन पाई, 0 से पाई तक, ऊपर m बट्टा पाई है r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन d थीटा, m बट्टा पाई कांस्टेंट बाहर, पाई पाई कैंसिल, m कैंसिल, r cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा 0 से पाई, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई r, साइन पाई माइनस साइन 0 डिग्री, पाई माइनस 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 बट्टा पाई इक्वल टू 0। देखो इस बार इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 हो गया,
इसको तुमने ऑरिजिन माना है ना, ये ऑरिजिन है, जो ओ है ये क्या है ऑरिजिन, तब ना ये दूरी आर हुआ, और ये पॉइंट क्या हो गया आर कॉस थीटा कॉमा आर। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास एक्स निकल गया। अब हमको वाई निकालना है, तो वाई निकालने के टाइम सब कुछ यही रहेगा, बस ये जो एक्स है वो क्या हो जाएगा वाई, वाई सेंटर ऑफ मास अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई एम डी डीटा अपॉन पाई आर, और आर कॉस थीटा का जगह क्या लेना पड़ेगा आर साइन थीटा। इंटीग्रेशन नीचे वाला तो सेम ही रहेगा एम डी थीटा पाई, ठीक है। एम पाई दोनों पट्टी ऊपर और नीचे कॉमन निकल के कट जाएगा, ऊपर बच गया आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, जैसे कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, और नीचे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई आर, ठीक है, माइनस कॉस पाई, ये माइनस को हटा देते हैं, ठीक है, और ये ऊपर कर देता है ये नीचे कर देते हैं, प्रॉपर्टी होता है ना। अगर निगेटिव साइन आ जाता है तो उसको रिप्लेस कर देंगे पॉजिटिव से, तो लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाता है, लोअर अपर बन जाता है बाई पाई माइनस 0 आर कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस पाई का वैल्यू -1 बाई पाई 2r बट्टा पाई, 2r बट्टा पाई, 2r बट्टा पाई। तो हमारा जो इसका सेंटर ऑफ मास निकला पूरे का क्या निकला सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर क्या निकला x 0 और y कितना 2r बट्टे पाई, यानी कि ये ऑरिजिन है ना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, यही ना कोई पॉइंट होगा 2r बट्टा पाई, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है, एलिमेंट काट लेंगे, उस जो एलिमेंट काटेंगे ना उसका मास कितना होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, बस ये चीज़ पता करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो रॉड और वायर या रिंग, ये सेमी सर्कुलर रिंग भी हो गया, ठीक है, में से क्या कटता है छोटा सा एलिमेंट कटता है, बट अगर डिस्क होगा तो उसमें से कुछ और कटेगा, तो वो हम बात अगले लेक्चर में करेंगे। लेक्चर 3 का लास्ट वाला बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर ले, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।